नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद लाखों रिफ्यूजियों की तरह ही गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन के दादा अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान से भारत चले आए थे। दादा के साथ परिवार के दूसरे लोग तो रोहतक में ही बस गए। बाद में ओम प्रकाश अरोड़ा काम की तलाश में अपने परिवार को लेकर दिल्ली आए और यहाँ गीता कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगे। वो ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ओम प्रकाश के परिवार में पत्नी बीना अरोड़ा, 2 बेटे व 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने दिल्ली के ही रहने वाले सतीश से कर दी। 1981 में जन्म लेने वाली गीता से छोटे उसके 2 भाई थे। गीता परिवार की आर्थिक तंगी के कारण 10वीं कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ सकी। गीता महत्वाकांक्षी व विद्रोही स्वभाव की थी। उसके नाक नक्श अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से ज्यादा आकर्षक और सुंदर थे। गीता ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके गीता कॉलोनी के ही एक बड़े ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी। उन दिनों दिल्ली में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चोरी छिपे जिस्म फरोशी का धंधा जोर पकड़ रहा था। गीता जिस पार्लर में काम करती थी वहां भी ये काम होता था। उन्हीं दिनों गीता की जिंदगी में विजय नाम का शख्स आया, जिसके बाद उसके जीवन ने एक नई करवट ली। विजय सिंह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था और पेशे से अपराधी था। हरियाणा, दिल्ली और यूपी में लूटमार और हफ्ता वसूली उसका पेशा था। विजय सिंह जरायम से जुड़े अपने दोस्तों के पास दिल्ली में पनाह लेकर रहता था। यही उसकी मुलाकात गीता से हुई। दोनों में पहले प्रेम हुआ, फिर गीता अरोड़ा ने परिवार के विरोध के बावजूद विजय से प्रेम विवाह कर लिया। विजय सिंह की कमाई से गीता परिवार की भी मदद करने लगी। गीता की जिंदगी मजे से गुजर रही थी। गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। गीता की हंसती खेलती जिंदगी अचानक एक दिन तबाह हो गई। दरअसल यूपी पुलिस की एसटीएफ ने विजय को उसके एक साथी के साथ मुक्तेश्वर के पास पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। ये 1998 की बात है। गीता पर विजय की मौत वज्रपात बनकर गिरी। विजय की मौत के कुछ दिन बाद ही बीमारी और सदमे के कारण गीता के पिता ओम प्रकाश अरोड़ा की भी मौत हो गई। गीता के दुखों का पहाड़ और भारी हो गया। गीता ने परिवार की गुजर बसर व पेट पालने के लिए ब्यूटी पार्लर की नौकरी कर ली। कुछ समय के बाद निक्कू उसकी जिंदगी में सहारा बनकर सामने आया, जो उसके पहले पति विजय का दोस्त था और वो उससे पहले से परिचित थी। निक्कू त्यागी भी दबंग और दिलेर होने के साथ अपराध की दुनिया का जाना माना नाम था। गीता बेटे को अपने माँ और भाइयों के पास छोड़कर गीता कॉलोनी में ही निक्कू के साथ कमरा लेकर रखेल के रूप में उसके साथ रहने लगी। निक्कू ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही रहता था। इसी दौरान गीता को दिल्ली के बड़े होटलों और डांस बार में जाने की लत लग गई। वो डिस्को और पब में जाने की आदी हो गई थी। खूबसूरत वो थी ही। अक्सर वो रंगीन मिजाज रईस यादव के साथ रातें गुजारने लगी। बाद में धीरे धीरे जिस्म बेचकर पैसे कमाने का उसका ये शौक पेशे में बदल गया। कुछ समय बाद गीता ने निक्कू से कुछ पैसा लेकर गीता कॉलोनी में ही अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया और इसकी आड़ में खुद तो जिस्म फरोशी का धंधा करती ही थी, साथ में उसने नौकरी देकर कुछ लड़कियों को भी पार्लर में जोड़ दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार फिर उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। साल 2000 में एक दिन ऐसा आया जब यूपी पुलिस ने निक्कू त्यागी को हापुड़ के पास मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार फिर गीता के सर से उसके सरप्रस्त का साया उठ गया और वो उदास हो गई। लेकिन तब तक वो जिस्म फरोशी की दुनिया के जिस धंधे में उतर चुकी थी, उसने गम की परछाई को ज्यादा दिन गीता के ऊपर रहने नहीं दिया। गीता धीरे धीरे यमुना पार के गरीब परिवार की खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ जोड़कर उनसे धंधा कराने लगी। एक दिन गीता की मुलाकात दीपक जाट से हुई। दीपक उसके पास तो आया था अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वो गीता की अदाओं और हुस्न के जाल में इस तरह से उलझा कि तन ही नहीं मन से भी उससे प्यार करने लगा। इसके बाद तो दीपक अक्सर गीता से मिलने आने लगा।
ऐसा लगता था कि तकदीर ने गीता की जिंदगी में आने वाले हर मर्द के हाथों में अपराध की लकीरें बनाकर भेजी थी। नजफगढ़ इलाके का रहने वाला दीपक भी विजय और निक्कू की तरह अपराधी ही था। उसकी गिनती दिल्ली के नामी वाहन चोरों में होती थी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दीपक और उसके छोटे भाई हेमंत उर्फ सोनू का जबरदस्त खौफ था। गीता जीवन में आई तो दीपक को लगने लगा कि जैसी भटकती जिंदगी को किनारा मिल गया हो। कुछ समय के बाद दीपक ने बिना साथ फेरे लिए ही गीता के साथ पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दिया। लेकिन 2003 में असम पुलिस ने दीपक को स्कॉर्पियो कार चुराने के आरोप में मुठभेड़ में मार गिराया। गीता फिर तन्हा हो गई, लेकिन इस बार उसका ये तन्हापन ज्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि इस बार उसे सहारा देने वाला कोई और नहीं वरन दीपक का छोटा भाई हेमंत था। दीपक के भाई हेमंत ने भाई की मौत के बाद गीता से अपने इकरार मोहब्बत बयां कर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। सोनू भी दिल्ली से लेकर हरियाणा और यूपी के कई गैंगस्टरों के साथ मिलकर लूट, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली और ठेके पर हत्या करने की वारदातों को अंजाम देता था। लेकिन 6 मार्च 2006 को स्पेशल सेल के एसपी संजीव यादव की टीम ने गुड़गांव के सागर अपार्टमेंट में हेमंत को उसके 2 साथियों जसवंत और जयप्रकाश के साथ मुठभेड़ में मार गिराया। हेमंत की मौत के बाद गीता एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन अब तक गीता का नाम बदल चुका था। सोनू की पत्नी होने के कारण लोग उसे गीता की जगह सोनू और जाति से पंजाबी होने के कारण पंजाबन ज्यादा कहने लगे थे। एक बार सोनू नाम क्या पड़ा कि जल्द ही गीता अरोड़ा सोनू पंजाबन के नए नाम से विख्यात हो गई। अपने अतीत की वजह से सोनू पंजाबन का अपराध से करीब का रिश्ता बन चुका था। सोनू पंजाबन हेमंत के एक दोस्त गैंगस्टर अशोक बंटी से पहले से परिचित थी। इसके बाद उसने बुलंदशहर के अशोक के साथ दिलशाद गार्डन में रखेल की तरह रहना शुरू कर दिया। लेकिन सोनू को शायद पता नहीं था कि अपराध से उसने जो नाता जोड़ा है उससे अभी उसका पीछा छूटा नहीं है। उसे शायद ये भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत में स्थायी रूप से किसी मर्द का साथ नहीं लिखा था। बंटी को अप्रैल 2006 में एक दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में मार गिराया। सोनू के जीवन में जो भी मर्द आया वो पुलिस के हाथों मारा गया। इसलिए अब उसने किसी का आसरा लेने की जगह जिस्म फरोशी के अपने धंधे को ही चमकाने और बढ़ाने का काम शुरू किया। वो अपने धंधे को संगठित रूप से बढ़ाने व चलाने लगी। सोनू गीता कॉलोनी इलाके में बदनामी के कारण अपने बेटे को अपनी मां और भाइयों के पास छोड़कर साकेत के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहने चली गई और वहीं से धंधा ऑपरेट करने लगी। सोनू पंजाबन को जिस्म फरोशी के आरोप में पहली बार 31 अगस्त 2007 को प्रीत विहार पुलिस ने 7 लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोनू पूरी तरह एक कॉलगर्ल सरगना के रूप में बदनाम हो गई। उसने प्रीत विहार छोड़कर साकेत में नया ठिकाना बना लिया, लेकिन वहां भी 21 नवंबर 2008 को साकेत पुलिस ने सोनू को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोनू ने फिर ठिकाना बदला और प्रीत विहार में एक दूसरा बंगला किराए पर ले लिया, लेकिन 22 नवंबर 2009 को वहां भी प्रीत विहार पुलिस ने छापा मारकर सोनू को फिर से 4 लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो सोनू के दिमाग से पुलिस का खौफ पूरी तरह से निकल गया। अब वो खुलकर बड़े पैमाने पर धंधा करने लगी। उसने अपराध की दुनिया से जुड़े प्रेमियों और जिस्म फरोशी के कारोबार से जुटाई गई दौलत से दिल्ली के मेहरौली इलाके के सैदुल्ला जाब के अनुपम एनक्लेव में एक आलीशान फ्लैट खरीद लिया और वहीं से अंडरग्राउंड रहकर धंधे का संचालन करने लगी। सोनू अब लड़कियों को खुद लेकर नहीं जाती थी, उसने एजेंट रख लिए थे। सोनू ने अपने सभी फोन नंबर भी बदल लिए थे। वो आमतौर पर अनजान लोगों से फोन पर बात नहीं करती, बल्कि किसी पुराने ग्राहक का रेफरेंस देने पर ही नए ग्राहकों को लड़की उपलब्ध कराती थी। 5 अप्रैल 2011 को सोनू को मेहरौली पुलिस ने 5 लड़कियों के साथ धर दबोचा। इस बार पुलिस ने उसके ऊपर मकोका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस बार उसके साथ पकड़ी गई लड़कियों में ज्यादातर लड़कियां मॉडल या फिर टेलीविजन कार्यक्रमों में काम करने वाली अभिनेत्रियां थी। इस बार यह खुलासा हुआ कि सोनू का धंधा कई राज्यों तक फैल चुका था। उसका पूरा कारोबार संगठित तरीके से चलता था।
हालांकि पुलिस सोनू पंजाबन पर मकोका कानून के आरोप सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए 2013 में वो मकोका के आरोप से बरी होकर जेल से रिहा हो गई। 3 साल जेल में रहने के बाद सोनू अदालत से बरी हुई तो उसने बेहद सावधानी से अपने धंधे को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब वो खुद सामने नहीं आती थी, बल्कि अपने लोगों को सामने रखकर इस काम को करती थी। सोनू पंजाबन ने अब लड़कियों को अपने यहाँ काम पर रख लिया है। इन लड़कियों को वो ग्राहक के पैसों में हिस्सा नहीं देती थी, बल्कि उन्हें एकमुश्त सैलरी देती थी। यूं कहे तो गलत ना होगा कि उसने अपने काम करने के तरीके को एकदम कॉरपोरेट शैली में बदल दिया था। उसके सिंडिकेट से जुड़े हर शख्स का काम बटा हुआ था। कोई लड़कियों को एस्कॉर्ट कराता था तो कोई उनका ड्राइवर बनकर उन्हें बड़े बड़े ग्राहकों के पास छोड़कर आता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2011 में प्रीति नाम की एक लड़की को खरीदने के आरोप में उसे 24 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा मिलेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। दरअसल उन दिनों प्रीति 13 साल की थी जब वो कोंडली में स्थित दिल्ली सरकार के स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। गरीब परिवार में जन्मी प्रीति के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। अभाव में पली बड़ी लेकिन सूरत व शरीर से बेहद खूबसूरत प्रीति की दोस्ती स्कूल आते जाते संदीप बेलवाल से हो गई, जो उससे 4-5 साल बड़ा था। संदीप कभी उसे कार तो कभी मोटरसाइकिल से घुमाने लगा। संदीप से प्रभावित होने के बाद प्रीति उसके प्यार में कुछ ऐसी दीवानी हो गई कि वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। एक दिन इसी विश्वास में प्रीति संदीप के साथ उसकी जन्मदिन की पार्टी मनाने नजफगढ़ में उसकी किसी सीमा आंटी के पास चली गई। बस यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। संदीप ने उस दिन कोल्ड ड्रिंक में उसे कोई मदहोश करने वाली दवा पिलाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। इतना ही नहीं, वो उसे सीमा आंटी के पास 1 लाख रुपए में बेचकर चला गया। बाद में उसे पता चला कि सीमा आंटी देह व्यापार करने वाली औरत थी और संदीप उसके साथ जुड़ा था। इसके बाद शुरू हुआ प्रीति की जिंदगी में हर रोज होने वाले यौन शोषण का ऐसा सिलसिला जो कई साल तक चला। सीमा आंटी ने करीब 1 साल तक जबरन प्रीति से जिस्म फरोशी का धंधा कराने के बाद उसे एक दिन साउथ दिल्ली में रहने वाली सोनू पंजाबन के सपुर्द कर दिया। सोनू ने सीमा को कितने नोट दिए ये तो पता नहीं, लेकिन सोनू पंजाबन ने 3 महीने तक प्रीति को अपने कई ग्राहकों के पास भेजा और उसकी मोटी कीमत वसूली। लेकिन 3 महीने बाद वो उसे अपने साथ लखनऊ ले गई। यहाँ उसने लाला नाम के एक कॉलगर्ल सरगना के हवाले उसे कर दिया। लाला ने 2 साल तक ना जाने कितने लोगों से उसके जिस्म का सौदा किया। लाला ने इसके बाद प्रीति को दिल्ली में रहने वाली मधु आंटी को बेच दिया। वहीं पर प्रीति की मुलाकात हरियाणा के रहने वाले सतपाल व राजपाल से हुई। दोनों रिश्ते में सगे भाई थे, लेकिन दोनों ही जिस्म फरोशी के धंधे के दलाल थे। एक दिन राजपाल उसे मधु आंटी के चंगुल से मुक्त कराने का झांसा देकर अपने साथ अपने गांव पानीपत ले आया, जहां 60 साल के राजपाल ने उससे जबरन शादी करके अपनी बीवी के रूप में घर में रख लिया। राजपाल पहले से शादीशुदा था। परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे थे। एक बेटे और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। इस बीच प्रीति गर्भवती हो गई तो राजपाल ने शहर ले जाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। अपने गर्भपात के बाद प्रीति के मन में राजपाल के लिए भी खटास भर गई। बस इसी के बाद एक दिन प्रीति राजपाल की गैर मौजूदगी में उसके घर से निकल भागी और पानीपत से दिल्ली जाने वाली बस में बैठकर नजफगढ़ पहुंच गई। ये 28 अगस्त 2014 की बात है, जब नजफगढ़ पुलिस ने प्रीति को बदहाल हालत में बरामद किया और मदद करने के लिए उसे थाने ले आई। वहीं पर प्रीति ने पुलिस को 3 साल में अपने साथ हुए उत्पीड़न की सारी कहानी सुनाई। नजफगढ़ पुलिस ने प्रीति के बयान पर आईपीसी की धारा 363, 366, 342, 370, 372, 373, 374, 34, 120 बी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। प्रीति के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए। पुलिस ने उसे वुमेन शेल्टर होम भेज दिया, जहां उसकी काउंसलिंग होने लगी। इधर प्रीति के बयान के आधार पर जब पुलिस पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि 2011 में पूर्वी दिल्ली के
हर्ष विहार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। सुराग लगाते लगाते पुलिस प्रीति के परिजनों तक पहुंच गई और बाद में उसे कोर्ट के आदेश से उसके माता पिता को सौंप दिया गया। पिछले 4 सालों में प्रीति जिस्म फरोशी की दुनिया में रहने के कारण नशे की आदी हो चुकी थी, इसलिए परिवार के बीच आकर बंदिशों में रहने के कारण जल्द ही उसका दम घुटने लगा। अगस्त 2014 में ही एक दिन प्रीति अपने घर से किसी को बिना कुछ बताए फिर से गायब हो गई। बेटी के दोबारा गायब होने से परिवार परेशान हो गया। प्रीति के पिता ने नजफगढ़ पुलिस से संपर्क करके प्रीति के फिर से गायब होने या फिर उसके किडनैप होने की आशंका जताई। इसके बाद नजफगढ़ पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और प्रीति का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना एक मिस्ट्री बन गया। अगस्त 2017 में 3 साल बीत जाने के बाद तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने इस मामले की जांच अपराध शाखा को सौंप दी, जिसके बाद साइबर सेल के एसपी संदीप लांबा की देखरेख में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने लंबी कवायद की और 23 नवंबर 2017 को प्रीति को पानीपत के उस पार्लर से बरामद कर लिया जहां वो नौकरी करती थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक एक कर उन लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया जो प्रीति की जिंदगी को बर्बाद करने के जिम्मेदार थे। पुलिस ने इस मामले में 2018 में सोनू पंजावन के साथ संदीप बेदवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राजपाल व सतपाल को गिरफ्तार किया गया। बाद में लखनऊ से लाला नाम के दलाल की गिरफ्तारी की गई। इसी मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए द्वारका कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सोनू पंजावन को 24 साल की सजा सुनाई। देर सवेर सोनू पंजावन अपनी सजा के खिलाफ अपील के बाद अदालत से जमानत लेकर सलाखों से बाहर आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद जिस्म फरोशी के कारोबार में उसकी क्या भूमिका होगी ये देखना होगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।